नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः सभी का स्वागत है। आगे की तरफ चलते हैं। आज प्रैक्टिस सेट प्राचीन इतिहास का 6वां है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि किस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, खासकर टीजीटी और पीजीटी में जो होने वाले कंपटीशन हैं उससे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखते हैं कि प्रश्न की जो प्रकृति है उसको देखते हैं, ठीक है ना। पूछा है कि संगम काल में इंद्र, यम, वरुण एवं सोम, जिसे कुबेर कहा जाता, को चारों दिशाओं का संरक्षक माना जाता था। सूची फर्स्ट को दिए गए देवताओं को सूची सेकंड से दी गई दिशाओं से सम्मिलित कीजिए। यानी कि किस दिशा का कौन देवता था ये पूछ रहा है। तो संगम काल में इंद्र, यम, वरुण और सोम का उल्लेख है। ये विभिन्न देवता रहे हैं, 4 दिशाओं से इनका संबंध रहा है। तो किस दिशाओं के कौन से देवता थे यही देखना हमको, ठीक है ना, सुमिलित करना है। तो इंद्र जो थे ये पूर्व के देवता माने जाते थे, ठीक है ना। इंद्र पूर्व के देवता माने जाते थे। यम जो थे ये दक्षिण के देवता माने जाते थे। इंद्र पूर्व के, यम जो है दक्षिण के देवता माने जाते थे। वरुण जो थे ये पश्चिम के देवता माने जाते थे, है ना। और सोम जो थे ये उत्तर के देवता माने जाते थे। तो यूँ इसे ले लेते हैं, पूर्व पश्चिम करके ले लेते हैं। तो पूर्व के जो देवता थे, है ना, तो कौन थे? इंद्र थे, है ना। पश्चिम के जो देवता थे, यानी कह रहे हैं कि पश्चिम के देवता के रूप में वरुण को जानते थे, है ना, वरुण। और यम जो देवता थे ये दक्षिण के देवता थे, यम। और सोम जो देवता थे ये उत्तर के देवता थे, है ना, सोम। तो इस तरह सम्मिलित कर लेंगे तो आपको 1, 4, 2, 3 मिलेगा। तो पूर्व में इंद्र देवता, पश्चिम में वरुण देवता, उत्तर में सोम देवता और दक्षिण में यम देवता, यह प्रसिद्ध थे। इन दिशाओं के ये देवता रहे हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि संगम युगीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था। यानी कि लाल चेर जो है किस संगम युगीन शासक का नाम था। तो सेनगुट्टुवन का नाम लाल चेर था। सेनगुट्टुवन होगा, इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न पूछता है, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन साम्राज्य ऑगस्टस के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। तो उस ये पूछ रहा है कि दूत भेजा था तो किसने भेजा था, है ना। ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रैबो कहता है कि संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन साम्राज्य ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। तो कौन भेजा था? पांड नरेश ने। कौन भेजा था? पांड नरेश ने। तो ये आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी सुमिलित करने वाला प्रश्न है। तो सुमेल करने वाला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। तो एक तरफ जो है ये चिन्ह दिया है और दूसरी तरफ जो है शासकों का नाम उल्लेखित है। तो राज चिन्ह कौन कौन से शासकों के हुआ करते थे इसी को देखना है। तो धनुष जो चिन्ह था ये चेर का था, है ना। हाँ, चेर राजवंशों का जो राज चिन्ह था वो क्या था? धनुष था। सिंह जो था वह चोल शासकों का था, है ना, चोल शासकों का था। और मछली जो था वो पांड्य शासकों का था, है ना। ये राज चिन्ह था। तो चेर शासकों का धनुष था, चोल का सिंह था और पांड्यों का मछली था। ये राज चिन्ह के रूप में इस तरह से अंकित किया जाता था। तो 2, 3, 1 सही हो जाएगा सुमेल करेंगे तो। अगला प्रश्न दिया है, रोमनों ने किस संगम युगीन स्थान पर अपने सम्राट ऑगस्टस, है ना, ऑगस्टस का एक मंदिर बनवाया था। तो संगम युगीन पूछ रहा है कि रोमन ने किस संगम युगीन स्थान पर तो सम्राट ऑगस्टस का एक मंदिर बनवाया था।
तो मुजुरिस होगा। मुजुरिस ये कह रहे हैं कि जो रोमनों ने किस संगम युगीन स्थान पर अगस्टस सम्राट का एक मंदिर बनाया था, तो मुजुरिस जो था यह रोमन शासक था जिसने सम्राट अगस्टस का एक मंदिर बनवाया था, तो मुजुरिस होगा। यह सही आंसर आपका दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है रोमनों ने किस संगम युगीन स्थान पर, ये तो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को और सेकंड से सम्मिलित करना है। तो ये पूछा है कि दिए गए संगम युगीन राज्यों की सूची दी गई है और सेकंड में दी गई उनकी राजधानी कौन सी थी। तो चोल चेर पांड्य की पूछ रहा है कि राजधानी उस समय कहाँ थी। तो देखते हैं पांड्य की राजधानी कहाँ थी। पांड्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै, है ना, मदुराई कहा जाता है। मदुराई जो पांड्यों की राजधानी थी, ठीक है ना। चोलों की राजधानी देखते हैं कहाँ थी। तो चोलों की राजधानी कहाँ थी? उरयूर, है ना। चोलों की राजधानी कहाँ थी? उरयूर, ठीक है ना। और चेर की राजधानी कहाँ थी? वांजी, है ना। वांजी जो थी यह चेरों की राजधानी थी, ठीक है ना। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। इस तरह से जो है राजधानी या राज चिन्ह से एक आध प्रश्न आता है, तो ये आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक आध प्रश्न जो है इससे बराबर कंपटीशन में पूछता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पूछा है बेड़ी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से परास्त होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी। तो बेड़ी के युद्ध में परास्त होकर कह रहे हैं कि चोल नरेश करिकाल से परास्त होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी। तो किसने आत्महत्या की थी? नेदुजेरल ने किया था, है ना। इनका नाम नेदुजेरल नाम ये चेर राजा थे जिन्होंने करिकाल से परास्त होकर के आत्महत्या कर लिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है संगम निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो संगम किससे संबंधित है? यह विद्वानों की क्या थी, एक तरह से धर्म संसद थी या विद्वानों की एक गुट था जो संगमों का आयोजन हुआ करता था। तो संगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विद्वानों से संबंधित है। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। अगला है संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था। तो संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण नगर जो था वह था पुहार। सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? पुहार। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार आया भी है। अगला प्रश्न है, ये भी सम्मिलित करने वाला यही प्रश्न है। पूछा है सूची फर्स्ट को और सेकंड से सम्मिलित करना है आपको। पुरलियन दिया है, एनियर दिया है, मुरुगन दिया है, मुरकन भी कहा जाता है, बेलालार दिया है और मलवर दिया है। तो ये कह रहे हैं कि ये नाम है संगम शासकों के समय में या संगम काल में ये नाम दिए गए थे और इसका तात्पर्य क्या होता है। जैसे मलवर क्या था, बेलालार क्या था, मुरुगन कौन थे, एनियर कौन था, पुरलियन कौन था, इसी को पूछ रहा है। तो इसी को आपको सम्मिलित करना है ना। तो देखते हैं पुरलियन जो दिया है, ये पुरलियन कौन थे? पुरलियन जो होते थे रस्सी की चारपाई बनाने वाले को कहा जाता था। पुरलियन मतलब रस्सी की जो चारपाई बनाते थे उन्हें पुरलियन कहा जाता था। एनियर किसे कहा जाता था? तो एनियर जो है शिकारियों की जाति को कहा जाता था, है ना। एनियर जो होता था शिकारियों की जाति को कहा जाता था। मुरुगन कौन थे? तो मुरुगन एक महत्वपूर्ण देवता थे। संगम युगीन महत्वपूर्ण देवता को मुरुगन कहा जाता था, है ना। बेलाल कौन थे? तो बेलाल जो थे, बेलाल कृषि कर्म में लगे हुए लोगों को ही कहा जाता था। तो जो कृषि कर्म करते थे, किसान जो होते थे, उन्हें क्या कहा जाता? बेलाल कहा जाता था। मलवर जो थे, मलवर कौन होता था? तो मलवर, इनका जो पेशा डाका डालना होता था। तो मलवर एक तरह से डाकू हुआ करते थे संगम युग में। तो इनका काम था डाका डालना, मलवर का काम होता था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो इसमें 5, 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गुप्त काल के पतन के बाद 550 से 750 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत किन दो राजवंशों के पारंपरिक संघर्ष का क्रीड़ा स्थल बना रहा है।
तो गुप्त काल के पतन के बाद जो है चालुक्य पल्लव ये दोनों जो है यह संघर्षरत रहा करते थे। दो राजवंश ऐसे थे, इनमें बराबर जो है पारस्परिक संघर्ष हुआ करता था। तो चालुक्य थे और पल्लव थे, दोनों के मध्य संघर्ष होता था। ये भी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न की कई प्रकृति के अनुसार क्वेश्चन जो है कई बार जो है बदल के क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न दिया है, वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? जय सिंह थे, है ना। वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जय सिंह थे। ये क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछा है, वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक पराक्रमी वंश, इन वंश का वास्तविक संस्थापक राजा कौन था? देखिए ये क्वेश्चन की देखिए प्रकृति को बदल दिया, है ना। अब देखिए कि चालुक्य वंश का संस्थापक पूछ रहा है जय सिंह, इधर पूछ रहा है कि प्रथम ऐतिहासिक पराक्रमी वंश, है ना, वास्तविक संस्थापक राजा कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम होगा, ये इसमें होगा पुलकेशिन प्रथम, इसमें जय सिंह नहीं लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन की प्रकृति को ही समझ के आप टिक लगाइएगा। तो चालुक्य वंशी संस्थापक पूछ रहा है तो जय सिंह होगा। और फिर वही क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि वातापी बादामी चालुक्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक पराक्रमी और वास्तविक संस्थापक राजा कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम होगा इसमें, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किन राजवंशों के शासकों को परास्त किया था? किनको परास्त किया था यही पूछ रहा है। तो ये शासकों की वंशावली दिया है, 7 वंशावली है, किसको इसने परास्त किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। तो देखते हैं, एक गंगवंशियों को भी परास्त इसने किया था, ये सही है। दूसरा कदम्ब वंशियों शासकों को भी परास्त किया था, ये भी सही है। कोंकण के मौर्य वंशी शासकों को भी परास्त किया था, ये भी सही है ना। पल्लव वंशी इनको नहीं परास्त किया था। वर्धनी वंश के राजाओं हर्ष इसको नहीं परास्त किया था। मालव के शासक को भी परास्त नहीं, इसमें देखेंगे वर्धनी वंशी शासक राजा हर्ष को परास्त किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, सही है ना, ये सही है। तो यही सही है, चोल वंशी शासक इनको नहीं परास्त किए थे। तो इसमें होगा गंगवंशी, है ना, कदम वंशी और कोंकण वंशी मौर्य वंशी, और 5वां होगा वर्धनी वंशी राजा हर्ष को परास्त किया था। तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 5 हो जाएगा, इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, किस पल्लव वंशी शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर अपनी इन विजयोपलब्धि पर वातापी का विजेता की उपाधि धारण किया था? तो ये कह रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव वंशी शासक को परास्त करके वातापी कोड की उपाधि धारण किया था? तो किसको परास्त किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम को परास्त करने के बाद इसने वातापी कोड कहिए या वातापी का विजेता नाम की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। इस तरह से प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि वातापी के किस चालुक्य वंशी शासक को दक्षिण पथेश्वर कहा जाता है? तो चालुक्य वंशी शासक को दक्षिण पथेश्वर किसे कहा जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। दक्षिणा पथेश्वर जो कहा जाता है, तो चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आया भी है कई बार। तो विष्णुवर्धन को माना जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलभ द्वितीय था। तो कल्याणी के चालुक्य वंश संस्थापक, हाँ देखिए, वेंगी के चालुक्य वंशी विष्णुवर्धन और कल्याणी के चालुक्य वंशी तैल कहिए या तैलभ द्वितीय कहिए, ये संस्थापक रहे हैं। कभी कभी ये प्रश्न जो सम्मिलित करने के लिए भी आ जाता है ना, इसको ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने किस चालुक्य वंशी शासक के समय में वातापी की यात्रा की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के समय में ह्वेनसांग ने यात्रा की थी, है ना।
तो वातापी की यात्रा की थी, तो पुलकेशिन द्वितीय ने यात्रा किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि चालुक्यों के शासनकाल में अजंता की किन गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो चालुक्यों के शासनकाल में अजंता की किन गुफाओं का निर्माण किया गया था, है ना, देखते हैं। तो इसमें गुफा संख्या कौन कौन सी होगी। इसमें जो होगा गुफा संख्या 1 से 5, गुफा संख्या 1 से 5 है ना, चालुक्यों के समय में हुआ था। और गुफा संख्या 21 भी होगा, है ना, गुफा संख्या 1 से 5। हाँ, गुफा संख्या 1 से 5 और गुफा संख्या 21 से 26 जो हुए थे, ये चालुक्य शासकों के शासनकाल में कराए गए थे। हाँ ठीक है, गुफा संख्या 1 से 5 और 21 से 26, है ना, ये किसके समय में कराए गए थे, ये चालुक्यों के समय में कराए गए। तो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई थी या गुफाओं का जो निर्माण कराया गया था, तो 1 से 5 कहिए और तथा 21 से 26 के बीच में जो कहिए, तो ये चालुक्यों के द्वारा कराए गए थे। अगला प्रश्न है, बेगी के किस चालुक्य शासक ने सिंह, दीपक तथा त्रिशूल, है ना, चिन्हांकित चांदी के सिक्के जारी किए थे। फिर एक बार पढ़ दे रहा हूँ, बेगी के किस चालुक्य शासक ने सिंह, दीपक तथा त्रिशूल चिन्हांकित चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो किसने जारी किए थे, विष्णुवर्धन ने किए थे। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा भी है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए कह रहा है कि बेगी के किस चालुक्य शासक ने सिंह कह रहा है, दीपक कह रहा है, त्रिशूल चिन्हांकित चांदी के सिक्के। कभी कभी ये सिंह, दीपक, त्रिशूल में से तीनों नहीं देता है, कभी त्रिशूल दे देता है, कभी कभी सिंह दे देता है। तो चांदी के सिक्के जारी किए थे तो विष्णुवर्धन ने किए थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आया भी है कई बार। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि लौह रक्त नीति का किस बेगी के शासक ने अनुसरण किया था। तो लौह रक्त की नीति का जो पालन किया था, तो बेगी के किस शासक ने किया था, विजयादित्य तृतीय ने किया था, है ना। इसे कहा जाता है विरोधी तत्वों का मिश्रण, है ना, इसे कहा जाता है विरोधी तत्वों का मिश्रण, जिसने लौह रक्त की नीति का अनुसरण किया था, तो विजयादित्य तृतीय ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है, चोल वंशी शासक उत्तम चोल को कल्याणी के चालुक्य वंशी शासकों ने किसने पराजित किया था। तो चोल वंशी शासक उत्तम चोल को कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक में किसे पराजित किया था, तो किसे, तैलप द्वितीय को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चालुक्य वंशी शासक ने अपना राजदूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा था। हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आया भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो किस चालुक्य वंशी शासक ने अपना दूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा था, किसने भेजा था, पुलकेशिन द्वितीय ने दूत भेजा था फारस के शाह के पास। अगला प्रश्न है, पूछा है 1076 में कल्याणी के किस चालुक्य शासक ने चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो चालुक्य विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा, है ना, विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा इसका चालुक्य विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य षष्ठ पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वानों के प्रति अच्छी भावना रखता था, इसके द्वारा पोषित महत्वपूर्ण विद्वान कौन थे। तो देखिए ये विक्रमादित्य षष्ठ के जो दरबार में रहा करते थे विद्वान, वह बिल्हड़ थे और विज्ञानेश्वर दोनों रहा करते थे। बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर ये विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहा करते थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों हैं, बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। राष्ट्रकूट सम्राट का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दंतिदुर्ग को। देखिए इसका क्वेश्चन जो कई बार आया है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कहिए या वास्तविक संस्थापक कहिए या महान संस्थापक या महान शासक भी पूछ देता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का महान
शासक कौन था? तो दंत दुर्ग ही संस्थापक रहा है राष्ट्रकूट राजवंश का, है ना। अब देखिए यहीं फिर पूछ दिया है कि राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो मान्यखेत। इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आया भी है और ये कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि मान्यखेत जो राजधानी थी राष्ट्रकूटों की थी। इससे कभी कभी क्वेश्चन जो है सम्मिलित करने के लिए भी आ जाता है ना। तो देखते हैं अगला प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए ये तो लंबा क्वेश्चन पूछ दिया। कभी कभी देता है एलोरा के पर्वत, एलोरा का मंदिर किसने बनवाया था, या कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये क्वेश्चन आया है कई बार, है ना। तो ये कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था, ये राष्ट्रकूट शासक था। अगला प्रश्न है, कविराज मार्ग एवं रत्नमालिका ग्रंथ के लेखक राष्ट्रकूट वंश के पराक्रमी शासक अमोघवर्ष ने कई विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन असत्य है ना। तो इसके संबंध में देखते हैं कि ये पूछ रहे हैं कविराज मार्ग और रत्नमालिका ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो ये ग्रंथ जो है अमोघवर्ष के द्वारा लिखे गए थे। इनके दरबार में और भी राज दरबार में और संरक्षक रहा करते थे विद्वान। तो वो पूछ रहा है उनके संबंध में क्या असत्य है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो आदि पुराण के लेखक जिनसेन थे, ये भी सही है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य थे, ये भी सही है। अमोघ वृत्ति के लेखक सक्टायन थे, ये भी सही है। राजवार्तिका के लेखक अकलंक भट्ट थे, ये नहीं सही है। राजवार्तिका के लेखक अकलंक भट्ट नहीं थे इसके दरबार में, यही असत्य है ना। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के किस राष्ट्रकूट नरेश का उल्लेख संपूर्ण भारत के विजेता के रूप में किया गया, है ना। ये कह रहे हैं अभिलेखों में किस राष्ट्रकूट नरेश का उल्लेख संपूर्ण भारत का विजेता कहा गया? तो कृष्ण तृतीय को, कृष्ण तृतीय जो था राष्ट्रकूट नरेश रहा है, इसे संपूर्ण भारत का विजेता कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कृष्ण तृतीय का, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 915 के करीब भारत भ्रमण पर आए विदेशी यात्री अल-मसूदी ने किस राष्ट्रकूट शासक को सर्वश्रेष्ठ राजा बताया था? तो अल-मसूदी जो यात्री था, तो ये किसको राष्ट्रकूट शासक का सर्वश्रेष्ठ राजा बताया था? तो इंद्र तृतीय को बताया था। इम्पोर्टेंट है, ये आया भी प्रश्न है, इंद्र तृतीय को बताया था। अगला प्रश्न है, पूछा है महाराष्ट्र में बम्बई के समीप स्थित एलिफेंटा की गुफाओं में किस वंश के शासकों ने उमा महेश गुफा मंदिर का निर्माण कराया था? तो उमा महेश गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। तो एलिफेंटा गुफा के पास में ही है उमा महेश गुफा मंदिर, ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। फिर देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। फर्स्ट में ये राष्ट्रकूट शासकों का नाम दिया है और सेकंड में उनकी उपाधि दिया है। तो इसी को आपको मैच कराना है। तो देखते हैं ध्रुव की उपाधि क्या थी? धारावर्ष, ध्रुव धारावर्ष इनकी उपाधि रही है। अच्छा, अमोघ वर्ष की जो वर्त की उपाधि रही है वो कौन सी रही है? पृथ्वी बल्लभ इन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पृथ्वी बल्लभ। तो ये पृथ्वी बल्लभ इनकी उपाधि रही है। हाँ, इंद्र तृतीय की उपाधि क्या रही है? नृत्य वर्ष, है ना। इंद्र तृतीय की उपाधि क्या है? नृत्य वर्ष रही है। और कृष्ण तृतीय का उपाधि क्या रही है? अकाल वर्ष। कृष्ण तृतीय का अकाल वर्ष। उभय भाषा चक्रवर्ती भी कहा जाता था, है ना। जैसे ये है कृष्ण तृतीय को उभय भाषा चक्रवर्ती भी कहा जाता था, अकाल वर्ष भी कहा जाता था। तो मिलान कर देंगे तो 2, 1, 4, 3 आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न पूछा है, सूची फर्स्ट को भी सेकंड से सम्मिलित करना है और फर्स्ट में जो है शासकों का नाम दिया है, सेकंड में उनके शासनकाल का वर्ष दिया है, कब कब कौन कौन शासन किया था। तो देखें पुलकेशिन द्वितीय जिसे वातापी चालुक कहा जाता है, तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे ये 609 से 692 ये इनका शासनकाल रहा है।
और विष्णुवर्धन जिसे वेंगी का चालुक्य कहा जाता था, इनका शासनकाल 615 से 633 रहा है। तैलभ द्वितीय जिसे कलनाड़ी के चालुक्य कहा जाता है, इनका शासनकाल 973 से 997 रहा है। दंतिदुर्ग जो राष्ट्रकूट शासक थे, संस्थापक रहे हैं, तो इन्हें 745 से 756 कहा जाता है। तो 2, 1, 4, 3 को मिलान कर देंगे तो यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लव किसके सामंत थे? तो पल्लव किसके सामंत थे? ये सातवाहनों के सामंत थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया भी है। पल्लव किसके सामंत थे? सातवाहनों के सामंत थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लगभग 565 में पल्लव राज की किसने स्थापना की थी? तो पल्लव राज की स्थापना किसने की थी? तो इसको देख लेते हैं। तो पल्लव राज की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने किया था। किसने किया था? सिंह विष्णु ने। अगला प्रश्न है, पूछ रहे हैं पल्लवों ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो ये तो इम्पोर्टेंट भी है और कई बार प्रश्न जो है रिपीट कर चुका है। तो पल्लवों की राजधानी कांची या काजीवरम, ये पल्लवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन एवं भागवत जुकियम, मत विलास प्रहसन भगवत जुकियम नामक ग्रंथ की रचना किस पल्लव शासक ने किया था? ये भी देखिए, मत विलास प्रहसन का बहुत पूछता है और भगत जुकियम तो कम पूछता है। तो मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम, तो भगत जुकियम भी महेंद्र वर्मन प्रथम ने कराया था। ये पल्लव नरेश रहे हैं। अगला प्रश्न है, पल्लवी वंशी नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य नरेश को युद्ध में परास्त कर उसकी पीठ पर विजय अक्षर अंकित कराया था, है ना। तो किसे परास्त करके? पुलकेशिन द्वितीय को। पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पूछ रहे हैं किस चालुक्य नरेश को युद्ध में परास्त करके उसकी पीठ पर क्या लिख दिया था? विजय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने परास्त किया था। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम के प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो किस पल्लव शासक ने करवाया था? परमेश्वर वर्मन ने करवाया था। मामल्लपुरम के जो गणेश मंदिर का निर्माण हुआ था वो परमेश्वर वर्मन ने करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है, कांची के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर या राज सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव नरेश ने करवाया था? राज सिंहेश्वर मंदिर कहिए या कैलाशनाथ मंदिर कहिए, किसने करवाया था? तो किस पल्लव शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, पल्लव वास्तुकला शैली के अंतर्गत राज सिंह शैली एवं मामल्य शैली का जन्मदाता क्रम से किसे माना जाता है? तो राज सिंह शैली, मामल्य शैली का जन्मदाता कौन था? तो 2 पल्लव नरेश थे। राज सिंह शैली का निर्माण जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और मामल्य शैली का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राज सिंह शैली द्वितीय ने और मामल्य शैली प्रथम ने करवाया था। आगे फिर जो है ये सुम्मिलित करने के लिए कह रहे हैं। तो ये पल्लव शासकों का नाम दिया है, इधर जो इन्होंने उपाधि धारण किया था उसका नाम दिया है। तो देखते हैं कि किसने कौन सी उपाधि धारण किया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोड की। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। सिंह विष्णु ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अगला है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विचित्र चित्र गुणभर की उपाधि धारण की थी। विचित्र चित्र गुणभर की उपाधि जो किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन, नहीं, देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम ने धारण किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राज सिंह। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह उपाधि धारण की थी। और परमेश्वर वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना, परम महेश्वर की। ये तो क्वेश्चन कम ही पूछता है। ये वातापी कोट की जो उपाधि धारण की थी तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी, ये क्वेश्चन आता है। गुणभर की उपाधि जो है सिंह विष्णु ने जो उपाधि दी है अवनी सिंह की,
हाँ ये सही है। इसमें देखिए 2, 3, 1, 5, 4 ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर कराया था? तो सप्तरथ मंदिर का महाबलीपुरम में करवाया था, है ना। महाबली सप्तरथ मंदिर जो है महाबलीपुरम में है। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन है? हाँ ये क्वेश्चन देखिए आया है, मज़ेदार प्रश्न है। तो ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति ने करवाई थी, है ना। रवि कीर्ति सही है। अगला प्रश्न है, चोल किसके सामंत थे? तो पल्लवों के सामंत थे, है ना। चोल किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। अब पल्लव किसके सामंत थे? सातवाहनों के सामंत थे। ये क्वेश्चन पूछा है। अगला है, 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना किस शासक ने कराई थी? तो चोल वंश की स्थापना किस शासक ने कराई थी? तो विजयालय ने कराया था, है ना। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने कराया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? तो दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठता किसने स्थापित? परांतक ने कराया था। दक्षिण भारत में परांतक ने, ये परांतक जो था चोल शासक की स्थापना, शासन की स्थापना करी थी, है ना। तो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? परांतक था। अगला है, किस चोल शासक ने अभिलेखों के प्रारूप में परिवर्तन कर अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकलन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा की शुरुआत की थी? तो राजाराज प्रथम ने कराया था, है ना। ऐतिहासिक प्राकलन ये किसने कराया था? राजाराज प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, चोल वंश के किस शासक ने श्रीलंका के प्रदेश को जीतकर मुंडीचोलपुरम या मुंडीचोल मंडलम नामक नया चोल प्रांत पोलुनुरुआ को किस नवीन प्रांत की राजधानी बनाई थी? तो राजाराज प्रथम ने। राजाराज प्रथम ने श्रीलंका को जीत करके उसका नाम क्या रख दिया था? पोलनुरुआ या मुंडीचोल मंडलम कर दिया था। तो राजाराज प्रथम होगा। ये क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल नरेश राजेंद्र प्रथम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो उसके बारे में कौन कौन सा कथन असत्य है? तो चोल नरेश काल में 5 वर्ष इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता, ये गलत है। अरब सागर में स्थित शांतिमत्यूम द्वीप पर कब्जा कर लिया, ये भी गलत है। उत्तरी पूर्वी भारत में अनेक शासकों को पराजित करने की खुशी महेंद्र राजेंद्र ने गंगट चोलपुरम की उपाधि, ये भी गलत है ना। इसने सिंचाई हेतु विशाल चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण कराया था, ये भी गलत है ना। इसने चोलों की नवीन राजधानी गंगट चोलपुरम की स्थापना की, ये भी गलत है। इसने नरकेसरी की उपाधि की, ये सही है। इसने नरकेसरी की उपाधि की थी, यही सही है। तो इन 6 में केवल एक ही सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला प्रश्न है, राजाराज प्रथम ने श्रीलंका के अपने सफल अभियान के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजाराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जननाथ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, आया हुआ प्रश्न है, जननाथ की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य अपने उत्तम शिखर तक विस्तृत और विकसित हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में। तो राजेंद्र प्रथम के समय में चोल साम्राज्य जो है अपने शिखर पर था, ये और विस्तृत भी था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आया भी है, इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने चालुक्य वंशी शासक सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो राजेंद्र द्वितीय ने करवाया था। युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक राजेंद्र द्वितीय ने करवाया था। तो राज्याभिषेक का ये क्वेश्चन आया है ना। तो राजेंद्र प्रथम द्वितीय में भ्रम न करिएगा, ये द्वितीय है जिसने युद्ध भूमि में राज्याभिषेक करवाया था। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में किस शासक के विरुद्ध हुए विद्रोह में विद्रोही भीड़ ने उसकी हत्या की? तो विद्रोही भीड़ ने उसकी हत्या की थी, तो अधिराजेंद्र की हत्या जो है विद्रोही भीड़ ने कर दिया था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, 1077 में चालुक्य चोल वंश के शासक है ना कुलोतुंग प्रथम
ने 92 व्यक्तियों के लिए एक दूत मंडल को चीन भेजा। इस दूत मंडल को चीन भेजने का क्या उद्देश्य था? तो व्यापारिक संबंध था एक तरह से। जो दूत मंडल भेजे थे कुलोत्तुंग ने, उसका व्यापारिक उद्देश्य था। अगला है चोल राजधानियाँ कालानुक्रम सजाइए। चोल राजधानी जो थी कब कब कौन बदली गई है, इसको देखते हैं। तो पहला उरियूर थी, ये सही है। दूसरा तंजौर थी, है ना। और तीसरा जो गंगईकोंडापुरम थी, और लास्ट में कांची थी, है ना। उरियूर प्रथम थी, कांची लास्ट में। हाँ ठीक है, यही है। 2-1-4-3। अगला प्रश्न है निम्न को कालानुक्रम सजाइए, कालानुक्रम समझाइए, सजाइए। क्या दिया है? मंडल, कुर्रम, ये इकाइयाँ दिया है चोल शासकों के। मंडल, कुर्रम, कोट्टम, नाडु, ग्राम। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? नहीं, सबसे बड़ी से छोटी की क्रम में, है ना। तो सबसे बड़ी इकाई थी मंडलम। मंडल के बाद जो होते थे कोट्टम होते थे। मंडल के बाद कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडु, नाडु के बाद कुर्रम, और कुर्रम के बाद ग्राम। तो ग्राम सबसे छोटी थी, है ना। पहला मंडलम, लास्ट में ग्राम है। तो मंडलम के बाद कोट्टम, मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम और ग्राम, ये सही है। 1, 3, 4, 2, 5 ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है चोल काल में ग्राम सभाओं का विभाजन उर सभा नगरम में हुआ था। निम्न में से सभा की बैठक कहाँ हुआ करती थी? असत्य को चुनिए। सभा की बैठक कहाँ होती थी? असत्य को चुनिए। तो सभा भवन में होती थी, यही असत्य है। सभा भवन में नहीं होती, वृक्ष के नीचे होती थी, जलयान के किनारे होती थी, सही है। गांव के मंदिरों में, ये सही है। सभा भवन में नहीं होती थी, ये गलत है। अगला प्रश्न है चोल काल में उर सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? तो उर का था। उर का स्वरूप जो था लघु गणतंत्रात्मक रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं किस चोल शासक के उत्पीड़न से दुखी होकर वैष्णव धर्म के आचार्य रामानुज 1096 में मैसूर के होयसल यादव शासकों के राज्य में रहने के लिए चले गए थे? तो ये कुलोत्तुंग द्वितीय के समय में। कुलोत्तुंग द्वितीय एक तरह से इनसे पीड़ित होकर के रामानुज जो थे मैसूर के होयसल यादव शासकों के राज्य में रहने चले गए थे। हाँ, ये गूढ़ प्रश्न है और कई बार जो है आपके कंपटीशन में ये आया भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। और देखते हैं इस जो स्मारक है इसका निर्माण किसने किसने कराया था? तो चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विजयालय ने कराया था। चोलेश्वर मंदिर विजयालय ने कराया था। कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? परांतक प्रथम ने कराया था, है ना। राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेश्वर प्रथम ने करवाया था। कन्नूर और बाला सुब्रमण्यम मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये बनाए थे आदित्य प्रथम ने बनवाए थे। गंगईकोंडापुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो भी बताया राजेंद्र प्रथम ने कराया था। मिला देंगे इसको तो 2, 3, 4, 1, 5 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? द्रविड़ चोल कला शैली का सबसे अच्छा उदाहरण जो माना जाता है वह बृहदेश्वर मंदिर को माना जाता है। आया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न तमिल रामायण के रचनाकार कंबन के समय 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 12वीं शताब्दी के प्रारंभ को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किस चोल शासक के समय में कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी? तमिल रामायण की रचना किसके समय में हुई थी? कुलोत्तुंग तृतीय के समय में हुई थी। इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न जो है आ चुका है। अगला है चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के थे। चीन से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए किस चोल शासक ने अपने दूत मंडल भेजे थे? तो चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए राजा राज प्रथम ने भी भेजे थे, राजेंद्र ने भी भेजे थे, राजेंद्र प्रथम ने या कुलोत्तुंग प्रथम ने भी। उपयुक्त में से सभी है ये, है ना। सभी लोगों ने व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए अपने दूत भेजे थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में किसकी रचना संत रामानुज द्वारा नहीं की गई है ना? तो वेदांत सारण की गई है, वेदार्थ संग्रह की गई है, वेदांत दीप की गई है, अद्वैत दर्शन सारण ये नहीं किया गया, ये रामानुज की रचना नहीं। अगला है, पर्सी ब्राउन ने किस भारतीय मंदिर को वास्तुकला का निष्कर्ष कहा था? तो वास्तुकला का निष्कर्ष जिस मंदिर को कहा गया था, राजराजेश्वर मंदिर को कहा गया था। अगला प्रश्न है, 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक दाहिर था। 712 में इराक गवर्नर अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। देवल नुरुन की ओर बढ़ने पर कासिम को किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला था? तो बौद्धों का सहयोग मिला था। यह क्वेश्चन गूढ़ है और आपके यूपीएससी कंपटीशन में पूछता है। तो मोहम्मद बिन कासिम का सहयोग किसने किया था? बौद्ध संप्रदायों ने किया था। अगला है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को कर से मुक्त रखा था मोहम्मद बिन कासिम से, और मुसलमानों, बौद्धों और निम्न जातियों पर लगा करता था। अगला है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया? यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्यों का जन्म हुआ था। तो ये कह रहे हैं पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई की रचना है, इसी से जानकारी मिलती है तो कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। कौन कौन उत्पत्ति हुए, किसकी हुई थी? परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्यों की हुई थी, है ना। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के 3 शाखाएं, भृगुकच्छ नंदीपुर शाखा, महत्तनपुर मेदंतक शाखा, उज्जैनी शाखा में उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ये शाखाएं पूछ रहा है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाएं थी, तो उसका संस्थापक पूछ रहा है कौन था? तो नागभट्ट यह था, नागभट्ट इसका संस्थापक था। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति गुजरात तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी, इसीलिए कहा जाता है इनको गुर्जर प्रतिहार। अगला है, किस प्रतिहार वंश के शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज को आदिवराह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगजूर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कह कर पुकारा था? तो अलमसूदी ने कहा था। गुर्जर प्रतिहार को अलगुजर या बौरा कहा करता था अलमसूदी। महेंद्र पाल गुर्जर प्रतिहार वंश के राजदरबार में रहने वाले महान कवि एवं नाटककार राजशेखर ने अपने राजा को क्या कहा करता था? तो क्या कहा करता था? तो ये जो राजेश्वर थे, राजशेखर महेंद्र पाल को किस किस नाम से पुकारा करते थे? निर्भय राज, रघुकुल तिलक और चूड़ामणि, ये सभी उपाधि थी किसकी? महेंद्र पाल की। अगला प्रश्न है, 750 में बंगाल के पाल वंश के स्थापना करने वाले गोपाल इस वंश के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्हें तत्कालीन बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने निर्वाचित किया था। यानी कि बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित पल्लव वंश के कौन शासक थे? गोपाल थे। ये क्वेश्चन जो है बदल करके आता है, निर्वाचित राजा पूछता है तो गोपाल थे, पल्लव शासक गोपाल। अगला है, पल्लव वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने? धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला है, 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश को रुहमा कहा करता था सुलेमान, है ना। अगला प्रश्न है, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कन्नौज पर अधिकार को लेकर लगभग 100 वर्ष तक होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम परिणाम किसके पक्ष में रहा? यानी कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में, उसमें अंतिम विजय किसकी हुई थी? प्रतिहारों की हुई थी। ये क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष की वास्तविक पहल किस शासक द्वारा की गई थी?
तो वास्तविक पहल किस शासक द्वारा की गई थी? गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वत्सराज द्वारा अंतिम पहल की गई थी। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? तो दक्षिण की पहली शक्ति जो थी राष्ट्रकूट थी, है ना। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, ये क्वेश्चन जो है कई बार बदल के भी आता है ना। अगला है, त्रिपक्षी संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार नामक नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। गोविंद तृतीय जो था राष्ट्रकूट शासक था, जिसने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर उसके कुछ सामंत ने स्वतंत्र राज स्थापित कर लीजिए। तो स्वतंत्र राज जो स्थापित हुए थे वो कहाँ कहाँ हुए थे, वही पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं, कच्छप घात जो ये राजवंश था, कच्छप घास, है ना। तो कच्छप घात जो था ये ग्वालियर में था, ठीक है ना, ये ग्वालियर में था। चालुक्य जो थे ये गुजरात में थे। कलचुरी जो थे ये कहाँ पे थे? मध्य भारत में थे। और चंदेल कहाँ थे? तो चंदेल जो थे ये जिजागभुक्त में थे, है ना, जिजागभुक्त में। हाँ, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। तो हाँ, यह राजवंश दिए गए हैं, उसके संस्थापक दिए हैं। कौन राजवंश के संस्थापक कौन रहे हैं? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? चंद्रदेव रहे हैं, गढ़वाल के चंद्रदेव। परमार वंश के रहे हैं उपेंद्र। सेन वंश के संस्थापक रहे हैं सामंत सेन। कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं कोल्लवन या कोकल्ल भी कहा जाता है ना। और हाँ, यही है। और उसके बाद रहे हैं कलचुरी वंश के रहे हैं, कलचुरी वंश के जो रहे हैं वह सामंत सेन बताए ही। हाँ, एक बार फिर देखते हैं। गढ़वाल वंश के कौन रहे हैं? गढ़वाल वंश के रहे हैं चंद्रदेव, है ना। परमार वंश के रहे हैं उपेंद्र, है ना। सेन वंश के रहे हैं सामंत सेन। कलचुरी वंश के रहे हैं कोकल्ल। सोलंकी वंश के रहे हैं मूलराज प्रथम, हाँ। और चौहान वंश के रहे हैं वासुदेव। यह सही है। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 यह सही है। अगला प्रश्न है, इधर राजवंशों का नाम दिया है, इधर राजधानी दिया है। तो देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी, है ना। पाल वंश की राजधानी कहाँ रही है? मुंगेर रही है, ठीक है ना। और गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ रही है? वाराणसी रही है। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ रही है? त्रिपुरी रही है। और सेन वंश की राजधानी लखनऊती रही है ना। ये इससे मिला देंगे तो 1, 3, 2, 5, 4 यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन वंश के किस शासक ने दान सागर एवं अद्भुतंग सागर, दान सागर या अद्भुतंग सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो बल्लाल सेन ने किया था, ये सेन शासक रहा है। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुतांग सागर की रचना की थी। अगला है, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस के दरबार में रहा करते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहा करते थे। अगला है, गुजरात के चालुक्य वंश के किस शासक ने 1178 में आबू पर्वत के समूह मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? तो मूलराज द्वितीय ने परास्त किया था, मोहम्मद गोरी को परास्त किया था मूलराज द्वितीय ने 78 में। अगला प्रश्न है, गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जय सिंह के विषय में क्या असत्य है? तो क्या असत्य है? जय सिंह के संबंध में इसे सिद्धराज भी कहा जाता है, सही है। इनके दरबार में जैन विद्वान हेमचंद सूरी रहा करते, सही है। इसने सिद्धपुर में रुद्रमा महाकाल मंदिर में, ये भी सही है। इसने गुजरात के चालुक्य वंश के गुजरात का चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह थोड़ी न थे, ये गलत है, ये सत्य है।
अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो महमूद गजनवी के समय 25 में ये थे भीमदेव प्रथम थे, भीमदेव प्रथम रहे 1025 में। हाँ, ये भीमदेव प्रथम रहे। अगला प्रश्न है, परमार वंशी शासक भोज परमार के बारे में क्या असत्य है? तो भोज परमार के बारे में क्या असत्य है? इसने उज्जैन के स्थान पर धारा को राजधानी बनाया, सही है। उसने भोजपुर नामक नगर का स्थापना की, भोजसर तालाब के निर्माण, ये भी सही है। इसने सारंग सूत्रधार, सरस्वती कंठभरण, आयुर्वेदे सर्वस्वर, राजमार्तंड, विद्या विनोद आदि की महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इसके कारण भोज कविराज कहा जाता है, ये सही है। इसने राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया, नहीं, ये सही नहीं है। राजा भोज ने राष्ट्रकूट नरेश को परास्त नहीं किया था, यही असत्य है। अगला है, चंदेल शासकों ने बुंदेलखंड में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर महोबा को अपनी राजधानी बनाया। चंदेल राज को जिजागभुक्त क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? चंदेल शासक जयशक्ति के नाम के कारण कहा जाता है ना। ये चंदेल शासक जयशक्ति के नाम के कारण कहा जाता है जिजागभुक्त। अगला प्रश्न है, इधर राजवंश दिया है, संस्थापक कौन किस वंश का संस्थापक रहा है? तो कारकोट वंश का संस्थापक कौन रहा है? दंती दुर्लभ, नहीं, कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ बर्मन रहा है, दुर्लभ बर्मन रहा। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज रहे हैं। उत्पल वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? अवंती बर्मन, है ना। अब बामन वंश के संस्थापक रहे हैं जयापिड विनायकादित्य, सही है। अगर है क्षीर भट्ट, उदय भट्ट, दामोदर गुप्त जैसे विद्वान कश्मीर के किस राजा के दरबार में रहा करते थे? तो क्षीर भट्ट जो रहा करते थे जयापिड विनयादित्य के दरबार में, जयापिंड विनयादित्य के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा कहा जाता है, किस वंश की थी? तो उत्पल वंश की। रानी दिद्दा जो है उत्पल वंश की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार वंशों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? तो राष्ट्रकूट थे सर्वाधिक शक्तिशाली। निम्नलिखित में किस प्रथा को शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी, सती बाल जैसे, हाँ, जौहर प्रथा के समय। अगला है, इधर जो है ये रचना दिया है और इधर किसने इसको लिखा था? तो राजतरंगड़ी के लेखक कौन हैं? तो कल्हड़ रहे हैं। हरकेल किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है। ललित विग्रहराज किसने लिखा है? तो ललित विग्रहराज ने लिखा है, सोमदेव ने लिखा है। सौर सिद्धांत किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखा है। और नैषध चरित्र किसने लिखा है? नैषध श्रीहर्ष ने लिखा है ना। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 1, 6, सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 तक का समय मुख्यतः माना जाता था। तो राजपूत काल माना जाता था। 750 से 1200 तक राजपूत काल था। अगला है, ये कुछ शैलियों का निर्माण दिया है और वो शैली कहाँ पर चर्चित रही है, किस क्षेत्र में? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया भी है। तो इसमें देखते हैं, नागर शैली कहाँ प्रसिद्ध थी? उत्तर भारत के हिमालय बिंद तक, है ना। नागर शैली उत्तर भारत के हिमालय से बिंद तक थी। वेसर शैली जो थी ये बिंद से कृष्णा नदी तक थी। द्रविड़ शैली कहाँ थी? कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी थी, द्रविड़ शैली थी, है ना। तो द्रविड़ दक्षिण में है, वेसर जो है विंध्य के क्षेत्र में है, नागर जो उत्तर में है ना। उत्तर में नागर है, दक्षिण में ये कृष्णा है, कन्याकुमारी। हाँ ठीक है, यही सही है। 2, 1, 3 सही है। अगला है, सूची फर्स्ट को सेकंड से फिर मिलान करना है। इधर मंदिर का निर्माण दिया है, कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है ना। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। सूर्यदेव मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है ना। हाँ, कोणार्क में है। और 56 फीट ऊंची गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मैसूर में है। गोमतेश्वर मंदिर मैसूर में है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पूछा है, किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर दिया
वर्जित कर देश से निकालने और विशिष्ट चिन्ह से दागने की व्यवस्था थी। बाप रे, क्रूर थी। ये मत्स्य पुराण में लिखा है ना। तो ब्राह्मणों को कठोर दंड दिया जाए, ये मत्स्य पुराण में लिखा है ना। अगला प्रश्न है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का ओशनम स्मृति में। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। चंपू शैली गद्य पद्य में मिश्रित प्रादुर्भाव कब हुआ था? चंपू शैली का 10वीं शताब्दी में हुआ था, है ना। अगला है, 986 में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेन भेज कर, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे प्रकृति का है, पूछ रहा है 986 में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध, है ना, भेजा था? तो जयपाल के विरुद्ध अबू बर्क ने भेजा था, है ना, अबू बर्क ने भेजा था। अगला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने का प्रथम शासक बना था? तो महमूद गजनवी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक रहा है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1026 के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 17 बार आक्रमण किए थे। तो बहुत पुराना प्रश्न है, ठीक है। वीडियो चूँकि लंबी हो जाती है तो अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है। तो मुझे विश्वास होगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुख्य रूप से यह जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है ये टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए फोकस किया गया है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। जो नए साथी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। अगले प्रैक्टिस के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।